नमस्कार। G20 एनी टाइम इंडिया का जी हां G20 शिखर सम्मेलन इस वक्त दिल्ली में जारी है और भारत मंडपम में सज गया है महाशक्तियों का मेला। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज आज हो चुका है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री समेत अन्य ग्लोबल लीडर्स का प्रधानमंत्री मोदी ने आज गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो G20 से जुड़ी हर खबर हम लगातार आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टिंग की पूरी टीम लगी हुई है और हर ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो इस G20 बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी G20 हेडलाइंस। भारत मंडपम में सजा महाशक्तियों का मेला। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स हुए शामिल। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का मंत्र। कहा, दुनिया के लिए साथ मिलकर चलने का वक्त। आपसी बातचीत से दूर हो सकता है विश्वास का संकट। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को बताया जरूरी। G20 अब हो गया G21। अफ्रीकन यूनियन को मिली स्थायी सदस्यता। पीएम मोदी ने किया आमंत्रित। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के 55 देश शामिल। ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप होगी मजबूत। G20 समिट में भारत को मिल सकती है बड़ी सफलता। रूस यूक्रेन के मुद्दे पर साझा बयान पर सहमति के पूरे आसार। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। G20 समिट से पहले कल शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। करीब 1 घंटे चली बैठक। दोनों देशों के बीच स्पेस, डिफेंस, आर्थिक समेत अन्य क्षेत्रों में बनी आपसी सहमति। WTO से जुड़ा विवाद भी सुलझा। CNBC आवाज की खबर के बाद एक्शन में सेबी सेंसेक्स के कॉल में हुए फ्री ट्रेड की होगी जांच। CNBC आवाज ने कल प्रमुखता से दिखाई थी खबर। एल्गो की खामियों को किया था उजागर। और मोरक्को में आया विनाशकारी भूकंप। 630 से ज्यादा लोगों की मौत। 120 साल का सबसे खतरनाक जलजला। तो देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट का शिखर सम्मेलन का आगाज आज हो चुका है। ये समिट 2 दिन तक चलेगा। आज पहले दिन दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत अन्य राष्ट्रों के अध्यक्ष भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद हैं। समिट की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अध्यक्ष के तौर पर सभी देशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद विश्वास के अभाव का संकट आया है। युद्ध ने अविश्वास के संकट को और गहराया है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास का मंत्र दिया। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो अब से G20 को अफ्रीकन यूनियन में भी उसमें स्थायी सदस्यता मिल गई है और उसका नया सदस्य बन गया है। पीएम मोदी ने G20 में समिट में इसका ऐलान किया है।
तो ये वो तस्वीरें हैं जो ठीक सदस्यता देने के बाद की तस्वीरें हैं। G20 अफ्रीकन यूनियन और साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनको गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने और स्वागत किया इस सदस्यता का। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं भारत मंडपम के अंदर जो समिट इस वक्त चल रहा है, वहां पे जो लीडर्स बैठे हुए हैं G20 के, और ये वो बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना G20 में एक ऐतिहासिक मूवमेंट, भारत के लिए डिप्लोमेटिकली एक बड़ा अचीवमेंट, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में उसके लिए एक बड़ा अहम ये पड़ाव भी आप कह सकते हैं। और ये वो खूबसूरत जो मंडपम का जो हॉल है, भारत मंडपम का, जहां पर G20 की बैठक चल रही है, वहां के ये दृश्य हैं। चलिए अब हमारे साथ हमारी रिपोर्टिंग टीम जुड़ गई है, CNBC आवाज की रिपोर्टिंग टीम जो लगातार आपको पल पल की खबर दे रही है, और उसे अब एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर साझा बयान का सहमति के पूरे आसार हैं। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अब तक की बैठक से क्या संकेत मिल रहे हैं, और ये जो खबर है कि सहमति बन जाएगी इस बड़े मामले पर, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, दरअसल G20 बैठक के ऊपर सबसे ज्यादा संदेह इस बात को लेकर जताया जा रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव को लेकर आम सहमति नहीं बनेगी और हो सकता है कि साझा घोषणा पत्र जारी ना हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, वो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो घोषणा पत्र में जो बातें लिखी जाएंगी उसको लेकर के सहमति बन गई है और घोषणा पत्र में इसको शामिल किया जा सकता है। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किस तरह के बयान जारी किए जाए उसको लेकर G20 के सदस्य देश आपस में बटे हुए थे। लेकिन भारत ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अलग अलग देशों से बातचीत की, पश्चिमी देशों से बातचीत की, अमेरिका से बात की, यूएस रूस से बातचीत की। और अब समझ में आ रहा है कि जो साझा बयान नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जारी होगा उसमें रूस यूक्रेन युद्ध के लिए एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। उस पैराग्राफ में कौन कौन से शब्द होंगे, फुल स्टॉप कहां लगेगा, कॉमा कहां लगेगा, वो सारी बातें तय होती हैं जो लगभग तय हो चुकी हैं और उसमें सहमति बनी है। इसमें यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा तो की जाएगी इस साझा बयान में, साथ ही साथ रूस का जो पक्ष है उसको ही प्रमुखता से यहाँ पे रखा जाएगा। खासतौर से बाली, इससे पहले जो अध्यक्षता हुई थी बाली में, वहां पे जो घोषणा पत्र में जिस तरह की बातें रखी गई थी, कमो बेश उसी तर्ज पर इस घोषणा पत्र में भी ये बातें रखी जा सकती है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के एक बड़ी बात ये कि घोषणा पत्र में इसका जिक्र यहाँ पे हो सकता है, इसको लेकर सहमति बन गई है। दूसरा जो संभावित घोषणा पत्र में ऐलान होने की संभावना है वह है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि कैसे क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन किया जाए। उस फ्रेमवर्क पर यहाँ पे आम सहमति बनने के आसार हैं और उस फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को सख्त से सख्त किया जाए, इस बात पर सहमति लगभग बन गई है। ये भी घोषणा पत्र में एक अहम जगह यहाँ पे ले सकती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा नई दिल्ली घोषणा पत्र का, जिसमें भारत की अग्रणी भूमिका की यहाँ पे तारीफ की जाएगी, यूपीआई डिजिटल पेमेंट की तारीफ की जाएगी और दूसरे देश कैसे इसको अपना सकते हैं इसका रोड मैप यहाँ पे निकलता हुआ जाएगा। एक और है घोषणा पत्र में क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र यहाँ पे हो सकता है। एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए $4 ट्रिलियन की जरूरत बताई जा सकती है और पर्यावरण का कैसे ख्याल रखा जाए इसको लेकर रोड मैप निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात यह कि G20 के घोषणा पत्र का साझा बयान अब जारी होने के पूरे आसार हैं और रूस यूक्रेन मुद्दे पर एक आम सहमति बनने के भी आसार अब दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ये प्रमुख झलकियां आपने दे दी है आज ही, जिसमें रूस यूक्रेन वाला मुद्दा, क्रिप्टो एक बड़ी चीज है जिस पर पूरी दुनिया में एक आम सहमति की बात हमेशा भारत करता रहा और कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर साझा घोषणा पत्र कल आता हुआ दिखाई देगा। उसके कुछ हाइलाइटर्स क्या हो सकते हैं बता रहे थे लक्ष्मण रॉय। इसके अलावा लक्ष्मण, एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 बायलैटरल मीटिंग्स भी चल रहे हैं, अमेरिका के साथ हो चुकी है, अन्य देशों के साथ होनी है, लेकिन भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ जो रेलवे करार एक था उस पर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी बिल्कुल, दरअसल CNBC आवाज के दर्शकों को हम लोग पिछले 2 दिन से बता रहे हैं कि G20 की बैठक के साइडलाइन में एक बड़ा करार होने की संभावना है। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस करार पर लगभग अंतिम मुहर लग गई है। आज शाम या फिर कल तक इस करार की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। ये करार बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये रूस, ये अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरबिया, यूएई और भारत के साथ सी लिंक और रेल लिंक दोनों के लिए एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए करार होना है।
इसके तहत आपको खास तौर से जो है एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो भारत से यूरोप तक का होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात से जाएगा, सऊदी अरबिया से जाएगा, जॉर्डन से जाएगा, इजरायल होकर के गुजरेगा और इस पर एक आम सहमति बन गई है। इस करार पर भी दस्तखत इस साइडलाइन में हो सकता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां शिपिंग के प्रोजेक्ट हैं, जहां जहां पोर्ट है, जहां जहां रेल है, तो पोर्ट को कैसे रेल से जोड़ा जाए और फिर रेल की कनेक्टिविटी दूसरे पोर्ट तक कैसे पहुंचाई जाए, ये यहाँ पे सुनिश्चित किया जाना है। तो इस लिहाज से ये करार जो है अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ होने वाला भारत का करार काफी महत्वपूर्ण है और इसकी भी घोषणा बहुत जल्द देख सकते हैं। इसे बता दूं कि इसमें भारत की दिलचस्पी दो वजह से है। एक तो भारत के कारोबार को एक नया रूट मिलेगा, भारत के सामान को बाहर भेजना, भारत की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना ज्यादा आसान होगा, किसी भी आपदा की स्थिति में ये बाधित नहीं होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय कंपनियां, रेल कंपनियां इसमें काफी ज्यादा महारत हासिल कर चुकी हैं। मिडिल ईस्ट से रेल प्रोजेक्ट मिलने के आसार होंगे इस करार की वजह से। यही वजह है जैसे कि इरकॉन जैसी कंपनियां जो है, इनके पास भी मिडिल ईस्ट में कारोबार करने का काफी अच्छा खासा अनुभव है। इनके कंसल्टेंसी का अनुभव काफी ज्यादा रेलवे नेटवर्क के लिए मिडिल ईस्ट का। तो इस करार के साथ रेलवे की कंपनियां जो हैं, भारत की रेलवे कंपनियां, उनको एक बड़ा कारोबार मिलेगा। भारत के पोर्ट की जो कंपनियां हैं उनको एक बड़ा कारोबार मिलेगा। मुझे लगता है ये जो करार होने जा रहा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, भारत के कारोबार के लिहाज से और भारत के सामान को बाहर ले जाना और भारत के इसके लिए सामान बाहर से आने के लिहाज से। बिल्कुल, मुझे लगता है बाजार की भी, जिस तरीके से आपने पूरा जिक्र किया, बाजार की भी लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है और बाजार की नजर रहेगी कि क्या अनाउंसमेंट आता है, किन कंपनियों को ये काम मिलता है। जैसे ही ये खबरों में और डिटेल आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर कि इस रेलवे करार का भी अनाउंसमेंट हो सकता है इस G20 शिखर सम्मेलन में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस वक्त ऑन गोइंग है वो है बायलैटरल टॉक, और इस समय भारत की बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ। प्रधानमंत्री मोदी मुखातिब हैं इस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ, और वहां से एक्सक्लूसिव जानकारी कुछ निकाल कर लाए हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बहुत सारे मुद्दे हैं। एफटीए की तो चर्चा हमने सुबह भी की थी और वो एक बड़ा मुद्दा है ऑन द पेपर्स, लेकिन उस एफटीए का तो बताएं, उसके अलावा और क्या अहम चीजें निकल सकती है इस बैठक से? बिल्कुल, देखिए, जो यूके के साथ एफटीए होना है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है और लगभग ज्यादातर मुद्दों पर भारत के साथ सहमति बन चुकी है। बहुत सारे आइटम्स पे, खासतौर से अगर बात करें तो इंपोर्टेड गाड़ी है, स्कॉच विस्की है, मीट है, कन्फेक्शनरीज हैं, इस पर ड्यूटी कम करने पर सहमति भारत और यूके की बन चुकी है। तो इस मुद्दे पर एक ऐलान हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे कि काफी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है और ये पिछले साल दीपावली में ही होने वाला था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि जब भारत और यूके के साथ जब आमने सामने बायलैटरल बैठक हो रही है तो उसमें इस मुद्दे पर एक तरह से कोई न कोई सहमति बन जाए। तो ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा यूके के साथ। और भी कई सारे चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें अगर बता दूं तो कुछ इम्पोर्टेड जो इम्पोर्ट होने वाले चीजें हैं उन पर ड्यूटी पे कमी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये यूके के साथ होने वाला जो बायलैटरल ट्रेड है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर देखें तो आज जो बैठक हो रही है इसमें जापान, जर्मनी और इटली के साथ भी बैठक हो रही है। यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण एक तरह से कहें कि खबरें आ सकती हैं। लेकिन जो यूके के साथ बैठक हो रही है उसमें खास तौर पर नजर बनी है जब खुद ऋषि सुनक जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो बैठे हुए हैं और इस वक्त चर्चा चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने मिले। जी चलिए, तो इस वक्त चर्चा जारी है। बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस अपडेट के लिए, और लक्ष्मण आपका भी वो दो महत्वपूर्ण खबर बताने के लिए। तो इन सभी खबरों पर नजर रहेगी क्योंकि यही G20 बैठक का एजेंडा तो जो है वो है वहां से भी, और जो इंडिया की बायलैटरल टॉक्स चल रही हैं, जो करार होने की उम्मीदें हैं, ये सब बड़ी खबरें G20 से निकलती हुई हमें नजर आएंगी, जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स वो आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं। लेकिन G20 पर अब कुछ और लाइटर साइड की तरफ जाते हैं। भारत मंडपम में भारत की संस्कृति और कलाकृति की झलक भी बहुत खूब दिखाई गई है। जयपुर के कलाकारों ने लाख के खास तरीके के ब्रॉचेस तैयार किए हैं। इनका जायजा लिया है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में बनाए गए क्राफ्ट बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर देश भर से कारीगर आए हैं, अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। जहां पर मैं इस वक्त हूँ, यहां पर लाख की चूड़ियां बनाई जा रही हैं। लाख की चूड़ियां जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में काफी पसंद की जाती है, वो यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। ये जो कलाकार हैं
ये जयपुर से आए हैं और अब ये ब्रॉच तैयार कर रहे हैं। और इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंगली हमें बताया कि ये जो ब्रॉच इन्होंने तैयार किया है ये बी अल्फ़ाबेट है जो भारत को दर्शाता है। इतना ही नहीं, जितने भी ग्लोबल लीडर्स G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम के पहले अल्फ़ाबेट के ब्रॉच यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जिस तरह से इन्होंने आर और एस ऋषि सुनक के लिए तैयार किया है, बी बाइडेन के लिए तैयार किया है और एन और एम नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया है। इसी उम्मीद के साथ कि जब ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर आए ये उनका वेलकम करें। और मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने स्पेशली हमारे लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रॉच मैंने लगाया है ये अभी इन्होंने तैयार कर दिया जो कि डी अल्फ़ाबेट का है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेमोरीज जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने साथ लेकर जाए, यही कोशिश है यहाँ पर मौजूद सभी कलाकारों की। तो ये शानदार लाख का ब्रॉश वो जो दीपाली ने खुद लगाया और वो देखिए वर्ल्ड लीडर्स को भी देने के लिए उन्होंने तैयार करके रखा। और ऐसे कई सारे कलाकार इस समय भारत मंडपम में बैठे हैं और ये जो वक्त है इस समय जो चल रहा है ये वक्त, क्योंकि तो दीपाली ने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था लेकिन इस वक्त लंच के टाइम में काफ़ी लोग वहाँ पर जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं इसी सांस्कृतिक जो मेला है उसमें खरीदारी करते हुए भी शायद होंगे, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन कोई भारत आए और यहाँ की चाय का मुरीद ना हो ये कैसे हो सकता है। भारत मंडपम में G20 के मेहमानों के लिए कई तरीके की स्पेशल चाय तैयार की गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। दुनिया भर में भारत की एक महत्वपूर्ण पहचान है यहाँ की भारतीय चाय और यहाँ पर G20 समिट के क्राफ्ट बाजार में आपको अलग अलग तरह की भारतीय चाय यहाँ पे देखने को मिलेगी, चाहे वो व्हाइट टी हो या सेकंड फ्लश हो, फर्स्ट फ्लश हो। ये पर्ल टी है, देखिए बिल्कुल ये मोती जैसा है, जैसे ही आप से पानी में डालेंगे ये घुल के जो है वो खुल जाएगा। इसके अलावा रोस्टेड टी, ग्रीन टी, फर्स्ट फ्लश, इस तरह के तमाम तरह की चाय है। ये एक मून ड्रॉप टी भी है, अलग अलग तरह की चाय है। यहाँ पे कहवा है, डिटॉक्स टी है और यहाँ पर जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो इन्हें ट्राई भी कर रहे हैं, कई यहाँ से लेके भी जा रहे हैं। हम बात करते हैं, सर ये बताइए, काफ़ी अलग अलग तरह की चाय यहाँ पे हमने देखी है, असम या दार्जिलिंग से अधिकतर यहाँ पे आए हैं। थोड़ा मुझे समझाइएगा कि ये जो फ्लावर टी है या ये जो पर्ल टी है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या कैसे ये इसका नाम पर्ल टी क्यों है? चाय एक ही बगान से बनती है, ये पत्ती एक ही है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ द सीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ द चाय बनती है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग में भी डिफरेंट टाइप ऑफ चाय बनती है। या आप यहाँ पे व्हाइट टी देखेंगे, है तो एक ही पत्ती की चाय लेकिन अलग अलग कलर की चाय है, कोई व्हाइट है तो कोई ग्रीन है तो कोई ब्लैक टी है। अब इसकी गुणवत्ता अलग है और इसकी गुणवत्ता अलग है। अब व्हाइट टी है, कुछ लोग हैं व्हाइट टी ही पीते हैं क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। वेल ग्रीन टी इज एज एवरीबडी नोज, व्हाइट टी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और ब्लैक टी है, ब्लैक टी टेस्ट के लिए पिया जाता है, जिनको दार्जिलिंग में एक खूबसूरत टेस्ट फ्लेवर चाहिए वो ब्लैक टी लेते हैं। तो इस वक्त मैं अगर चाहूंगा तो मुझे आप क्या पिला रहे हैं? आपको मैं फर्स्ट फ्लश ही पिलाना चाहूंगा क्योंकि दार्जिलिंग का फर्स्ट फ्लश ही दुनिया में बहुत मतलब पॉपुलर है। तो दार्जिलिंग से लाई गई ये चाय है और बहुत ही फेमस है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लश में हम ट्राई करते हैं इसे और देखते हैं इसका जो स्वाद है वो किस तरीके का है, क्योंकि भारत की जो चाय है खासतौर पे दार्जिलिंग की चाय, असम की चाय, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे G20 से आए मेहमानों के लिए यहाँ पे ये डिस्प्ले में। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप जैसे चाय ले रहे हैं, हम लोकल टू ग्लोबल में भी हम बहुत नाम किए हैं। पिछले साल हमने करीबन 7.5 किलो चाय हम ईरान एवं पोलैंड और यूके में मतलब बेचे हैं, जो हमारा करीबन 330 टाइम्स मोर एक्सपोर्ट बिजनेस था, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अप्रिशिएट किया और लोकल टू ग्लोबल का एक जो मकसद है वो पूरा करने पर हमें अप्रिशिएट भी किया। लोकल टू ग्लोबल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये चाय। और फिलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लश यानी कि जो पहली पत्तियां आती हैं उससे जो बनी हुई चाय है वो ट्राई करता हूँ। वाकई काफी सूदिंग है, काफी रिफ्रेशिंग है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो क्या किया जाए, रोहन और दीपाली से थोड़ी ईर्ष्या कि किसी को ब्रॉश मिल गया, किसी को फर्स्ट फ्लश वाली चाय मिल रही है वहां पे। लेकिन यही है भारत मंडपम की खूबी, एक तरफ गंभीर मुद्दों पे चर्चा है, दूसरी तरफ बाहर विदेशी मेहमानों के लिए भारतीय संस्कृति की झलक, भारतीय चीजें, साजो सामान, उनके लिए भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें उन्हें बेहद आनंद आ रहा होगा, ये हम मान रहे हैं। चलिए यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार रुक करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगी यूरोप एंड यूरेशिया की एक्सपर्ट और फेलो IDSA स्वाति जी, उनसे हम बातचीत करेंगे, स्वाति राव से। और आज क्या कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस आ सकते हैं, अभी जो लक्ष्मण बता रहे थे, वो सारी विषयों को लेंगे, चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। G20 टाइम इंडिया का इस वक्त नई दिल्ली में देश की राजधानी में G20 का शिखर सम्मेलन जारी है। G20 के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, कई गंभीर मुद्दों पे बात हो रही है और हमारे साथ यहाँ पर हैं स्वास्थी राव, एसोसिएट फेलो IDSA, और खासतौर पे आप यूरोप और एशियन मामलों की बड़ी जानकार हैं। तो स्वास्थी, बहुत स्वागत है आपका। तो ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे और एक उम्मीद जता रहे थे हमारे रिपोर्टर कि हो सकता है कि जो घोषणा पत्र है कल, साझा घोषणा पत्र या दिल्ली डिक्लेरेशन जिसे कहें, उस पर खास तौर पे कुछ बड़े कंसेंसस बनते नजर आएंगे। क्रिप्टो पर बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, रशिया यूक्रेन मामले पर कुछ एक साझा घोषणा आ सकती है। तो ऐसे मौके पर जब दुनिया एक अलग तरीके के वक्त से गुजर रही है, दो बड़े देश युद्ध में लगे हुए हैं और हम जानते हैं कि उस युद्ध के पीछे सिर्फ दो देश नहीं है, दो धड़े हैं पूरी दुनिया के, ये जो भारत से संदेश जाएगा वो इंडियन लीडरशिप को, ग्लोबल साउथ की बात कर लें या ग्लोबल लीडरशिप के लिए, कितना अहम होगा भारत के लिहाज से? अब मैं आपकी बातें सुन रही थी विपिन जी, और आपने बहुत ही दिलचस्प तरीके से सारी चीज में व्यूअर्स का, मैं कहूंगी कि इंटरेस्ट जो है वो बना के रखा। पहली चीज, भारत की जो अहम भूमिका है जिसके बारे में बार बार बात करी जा रही है। देखिए, एक फ्रेज है, कैच फ्रेज सा मैं सुनती हूँ यहाँ पे कई बार इस दौरान जब G20 के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कि इंडिया की द वर्ल्ड विच इज डिवाइडेड बाय वॉर बट यूनाइटेड बाय न्यू दिल्ली। तो ये इंडिया की एक यूनिक पोजिशनिंग है, जो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ सबसे अच्छे संबंधों के वजह से, इंडो पैसिफिक में जो इंडिया का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके वजह से, इन सारी चीजों की वजह से हिंदुस्तान, और जो इंडिया का जो रेपुटेशनल, जो मैं कहूंगी कि जो वो वैल्यू है पूरी दुनिया में कि भारत जो है वो एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, एक रिलायबल पार्टनर है। भारत ने हमेशा, चाहे वो पुराने जमाने में नॉन अलाइनमेंट था, चाहे अब के जमाने में हम ग्लोबल साउथ की बात करें, हमेशा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं दुनिया के, उनके कॉज को आइडेंटिफाई करके और उसके लिए खड़ा होकर स्ट्रगल करने का जो एक रिकॉर्ड है भारत का, वो काफी, मैं कहूंगी कि अनमैच्ड है। और इसी वजह से भारत को ये एक यूनिक पोजीशनिंग मिलती है। मैं अपने राइटिंग्स में कई बार इसको डिस्क्राइब करती हूँ कि ये एक ट्रूली इंटरसेक्शनल ग्लोबल मूवमेंट है इंडिया का, कि तमाम सेक्टर्स में हमें दिखता है कि तमाम डिवाइड्स के बावजूद भारत में सारे देशों के और बहुत सारे लीडर्स में का एक ट्रस्ट फैक्टर हमको दिखता है। तो इसके पीछे भारत की काफी कड़ी मेहनत भी है, काफी डिप्लोमेटिक ट्रैक्शन और काफी प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, काफी कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में लगातार जो भारत कर रहा है। लाजमी बनता है कि जो आज ही की बैठक में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सदस्यता दे दी गई, भारत उसके लिए प्रयासरत था, प्रस्ताव भी दिया और भारत की अध्यक्षता में चीज होती दिखी, जबकि इसका श्रेय लेने की होड़ में चाइना भी है, रूस भी एक हद तक खड़ा रहता है, हालांकि वो दोनों डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके टॉप लीडर्स तो नहीं आए। ऐसे में इस चीज का होना, ये उस ग्लोबल साउथ वाली थीम में भारत की जो सुप्रीम लीडरशिप है उसके लिए कितना बड़ा बूस्ट है, मैं पूछूंगा। बिल्कुल विपिन जी, देखिए इसको ऐसा समझना जरूरी है कि देखिए G20 तो एक तरीके का प्रेसिडेंसी बाय रोटेशन है ना, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। आज हम पहले इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था, फिर हम प्रेसिडेंट हैं, इसके बाद फिर ब्राजील प्रेसिडेंट बनेगा, फिर साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट बनेगा, और ये क्रम जो है वो चलता रहेगा। एक ट्रॉयका सिस्टम होता है G20 में, जो निर्धारित करता है कि आउटगोइंग, इनकमिंग और सर्विंग प्रेसिडेंट क्या एजेंडा तय करेंगे 3 प्रेसिडेंसीज के लिए। तो ये तो एक अपना क्रम है जो चलता रहेगा, इसमें भारत ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसमें कोई डाउट नहीं। इंपॉर्टेंट बात भारत की दृष्टि से यह है कि हम एक लास्टिंग लेगेसी क्या छोड़कर जा रहे हैं। हमारी अध्यक्षता में आफ्टर ऑल विश्व को ऐसी क्या लास्टिंग लेगेसी मिली है। तो इसमें 3-4 चीजें हैं जिसको मैं जरूर रेखांकित करूंगी। पहली जो चीज है वो यही जो मेन स्ट्रीमिंग करी है हमने, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो ग्लोबल साउथ की, और ये हमने कोई सिर्फ यहाँ पे बिग टिकट अनाउंसमेंट ऐसे ही नहीं कर दिया है। यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी जब हमने इसको स्वीकार किया था इंडोनेशिया से बाली के बाद, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी समिट करी थी ग्लोबल साउथ के लिए, जहां पर उन सारे देशों से बात और उन सारे देशों के नेशनल इंटरेस्ट को हमने डिस्कशन किया था। उस पर काफी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी थी, जो G20 का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है। उसके बाद ये तो कहानी अब तो सबको पता है कि किस तरह से मोदी ने कहा कि देखिए ये मेरी गारंटी है कि मैं G20 में आपको जरूर लेकर आऊंगा। और अब जब G20 का एक कल्मिनेशन पॉइंट आता दिखता है, तो हमने देखा कि भारत ने उस चीज को डिलीवर किया, अपने वायदे पे खरा उतरा। तो मेन स्ट्रीमिंग जो ग्लोबल साउथ की हिंदुस्तान ने करी है, वो एक बहुत ही लास्टिंग लेगेसी है। और ये लास्टिंग लेगेसी G20 के प्रेसिडेंसी के बाद भी जो एंगेजमेंट है इंडिया अफ्रीका का,
का, इन सब चीजों में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। दूसरी चीज जो लास्टिंग लेगेसी के बारे में जो बातें हो रही है, देखिए जो दूसरी बात है जो बायलैटरल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, दुनिया में 3 तरीके के ग्लोबल ऑर्डर्स हमको दिखते हैं। एक ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर जिसपे अमेरिका जिसको लीड करता है अभी। दूसरा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है जहां पे हमको एक मल्टीलैटरल एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हमको दिखती है, जहां पे बहुत सारे पावर्स। हाँ स्वाति जी, तो देखिए कई चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की और मुझे लगता है कि सिर्फ अब एक 5-7 मिनट की बातचीत में उसको उतना लंबा कर भी नहीं सकते। रेगुलरिटी में अभी हमारी बातचीत आज और कल भी जारी रहेगी और इस मुद्दे पर हम और विस्तार से बात करेंगे कि इस पूरी G20 प्रेसिडेंसी से पूरी दुनिया और उस दुनिया में भारत की जो स्थिति है, लीडरशिप है, चाहे ग्लोबल साउथ की बात करें या पूरी ग्लोब की बात करें, कितना बड़ा फर्क आने वाला है। लेकिन आपने जो पॉइंट्स बताए वो काफी अहम है। बातचीत आगे भी आपसे जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर चूंकि हमें दर्शकों को देनी है और वो ये है कि CNBC आवाज की खबर पर एक बार फिर बड़ी मोहर लगी है, बड़ा असर दिखा है। वो ये है कि CNBC आवाज पर कल सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में हुए फ्री ट्रेड की खबर पर सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। सेबी इस पूरे मामले की अब पड़ताल में जुट गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। जी हाँ, देखिए कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से कल सेंसेक्स के ऑप्शंस में एक फ्री ट्रेड हुई। 4 रुपए का ऑप्शन 209 रुपए हो गया, जिसमें 5 लाख का वॉल्यूम हुआ। अब ऑब्वियसली वो 209 रुपए उसकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हम 67,000 की कॉल की बात कर रहे थे उसी दिन की एक्सपायरी की, जबकि सेंसेक्स उस समय ट्रेड कर रहा था करीब 66,500 पर। तो उसका कोई औचित्य नहीं था 200 रुपए पर ट्रेड होने का। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, या तो वो एल्गो ट्रेड की वजह से गड़बड़ हुई या ब्रोकर की वजह से गड़बड़ हुई। सवाल ये भी उठता है कि एक जो प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए था वो क्यों नहीं काम आया, क्योंकि उस समय उतना प्राइस नहीं होना चाहिए था। उस प्राइस पर टेक्निकली ट्रेड नहीं जाना चाहिए था। अगर 4 या 5 रुपए प्राइस चल रहा था तो एक्सचेंजेस एक प्राइस मैकेनिज्म रखते हैं जिसमें एक ऑप्शन का प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस तक ही जा सकता है, उसके बाद अगर वो जाता है तो फिर वो रिलैक्स होता है। तो 4 रुपए का वो 209 रुपए में नहीं ट्रेड होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। इससे हुआ क्या, जिस बेचारे ने वो ऑप्शन खरीद लिया, अब वो ऑब्वियसली 209 में नहीं खरीदना चाहता था, वो तो कम रेट में खरीदना चाहता था मार्केट रेट पर, लेकिन उसका ऑप्शन वो एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हुआ उसको। अब सेबी ने इसका संज्ञान लिया इस मामले का, और मेरी बात हो रही थी सेबी में, तो उन्होंने इस चीज को माना है कि हाँ ये थोड़े से फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा बैंक निफ्टी में भी ये मामला हुआ था जिसमें फ्री ट्रेड्स हुए थे और कल सेंसेक्स में हुए। तो इस चीज का सेबी ने संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, तो इस बड़ी खबर पर भी नजर रहेगी और आवाज का इनिशिएटिव है जिसने दर्शकों का और इन्वेस्टर्स का, ब्रोकर्स का यहाँ पर ख्याल रखा है, जिसका भी जो भी हो, लेकिन सेबी इस मामले की जांच कर रही है। चलिए आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन G20 पर हमारी एक खास कवरेज लगातार जारी है। सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत ले रहे हैं, नमस्कार।